नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने फेवरेट कार्यक्रम जनता संवाद में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शन और क्या होगा उसका भारत से कनेक्शन। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे हैं प्रकाश बंधु जी, जो आरएसएस की जानकारी रखते हैं। हमारे साथ हैं सतीश मुखिया जी, जो समाज सेवी हैं। और हमारे साथ हैं रीता पांडा जी, जो बंगाल से जुड़ी हैं और कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। सभी को नमस्कार। और मैं विषय की शुरुआत रीता पांडा जी से ही करना चाहूंगा। रीता जी सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। रीता जी का कनेक्शन इशू है। मैं यहाँ पे अब क्योंकि मुखिया जी हाथ उठा ही रहे हैं तो मैं मुखिया जी से शुरू करना चाहूंगा। मुखिया जी, आज इलेक्शन है, वहां पर लगभग समाप्ति की कगार पे है। किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या पार्टियां हैं क्या? क्योंकि सुबह से खबरों में लगातार हम देख रहे हैं कि वहां से खबरें आ रही हैं, तो क्या आकलन है आपका? धीरज जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज चुनाव हो रहा है और कहते हैं कि अगर पड़ोस अच्छा है तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, अगर पड़ोस अच्छा नहीं है तो अगर पड़ोस आपका अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में व्यवधान आ जाएगा। तो आज बांग्लादेश में चुनाव है जिसमें दो पुरानी पार्टियां और अन्य पार्टियां भाग ले रही हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें 6.5 करोड़ पुरुष हैं और 6.5 करोड़ ही महिला हैं। ठीक है। और इसमें जो मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, ये अभी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चल रही है, इसके ऊपर जनमत संग्रह भी होना है, जिसको जुलाई चार्टर के नाम से बोल रहे हैं। जुलाई चार्टर है एक्चुअल में। और इसमें कुल, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में 543 प्लस 2 लोकसभा में सीटें होती हैं, प्लस राज्यसभा में 245 होती हैं। बांग्लादेश में अभी वर्तमान में 299 सीटों पर चुनाव हो रहा है ये। और आप लोग इसमें देख सकते हैं कि बीएनपी, खालिद जिया की, जो अभी दिवंगत हो चुकी हैं, उनकी पार्टी, और इनकी पार्टियों का 10 पार्टियों का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी तरफ है एनसीपी, जिसमें नेशनल सिटीजन पार्टी है, जमाते इस्लामी है और कुछ अन्य ग्रुप हैं, जैसे जाति पार्टी वगैरह के ग्रुप हैं। हाँ, जो जो पूर्व मुस्लिम मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी पार्टी को अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया, उसकी चुनाव में भागीदारी नहीं है। तो उनकी पार्टी आपत्ति उठा रही है कि ये चुनाव मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं है। बांग्लादेश में ये चुनाव जो है बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, रही बात कि अभी हिंदुस्तान को इसमें क्या इंटरेस्ट है, भारत को इसमें अपना क्या इंटरेस्ट है, तो भारत को इंटरेस्ट ये है कि अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ में विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे अभी तक कम से कम 60 से ऊपर अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक मुख्य रूप से शामिल हैं। जी। वहाँ पे जो स्टूडेंट द्वारा जो वहाँ पे क्रांति आई थी और सरकार पूरी तरह से पलट दी गई, तब से इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो चुनावी हिंसा है उसका जो मूल है वो पुराना है, वो आज का तो है नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो घटना हुई है उसके बाद से ही वहां पे चुनाव में हिंसा हो रही है। हिंसा तो पहले भी होती रही है। प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। प्रकाश जी, आप किस तरह से देखते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो भी रिजल्ट आता है, हिंसा हो रही है, रिगिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, तो कुछ उसमें सच्चाई है, कुछ उसमें एक अतिशोक्ति होती है, वो बात अलग है। लेकिन जो भी सरकार बनती है उसका भारत के साथ किस तरह का रवैया रहेगा, या भारत को फिर जो सरकार बनती है उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? और अभी जो वहां पे मौजूदा सिस्टम है, जो पार्टियां हैं, उसमें से आपका आकलन क्या है? कौन जीत सकता है और भारत के लिए कौन ज्यादा फेवरेबल रहेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा? आपका क्या आकलन है? नमस्कार सभी दर्शकों को और धीरज जी आपको भी। देखिए क्या है कि अवामी लीग को नहीं आने के कारण चुनाव में अभी भारत वेट एंड वॉच पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल चुनाव नहीं हो रहा है,
वहां जनमत संग्रह भी हो रही है। जनमत संग्रह का असर ये होगा कि एक तरफ वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं 25% से घट के आज 4% हो गए हैं। अब अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो उनको जमीन निकल गया या आकाश उनको उड़ा लिया गया, ये बहुत विचारणीय विषय है। और एक हिंदू होने के नाते और देश के एक सजग नागरिक होने के नाते अभी भारत सरकार का जो स्टेप है वो स्टेप ये है वेट एंड वॉच। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस के साथ जो 10 लोगों का गठबंधन हुए हैं और बीएनपी, वो दोनों जो है ना, दोनों में से जो जीते, अब एक तरफ है खजूर पर गिरेगा हिंदू या कुआं में गिरेगा हिंदू। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि अगर अवामी लीग अगर चुनाव में भाग ले लेती तो इतना जरूर होता कि भारत के जो हिंदू ऐसा सोचता है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम या उसके आसपास त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, कि हम लोग ये मांग कर रहे थे कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश मिल जाए ताकि उन पर जो हिंसा हो रही है, उनकी संपत्ति का नुकसान हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, तो ये अगर चुनाव हो भी जाता है तो भी ये हिंसा रुकने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश शर्मरा चुका है और अमेरिका का जो टेरिफ का खेल है वो डेमोरलाइज पर जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। इसके कारण जो है वो दोनों लोग में नरमी अभी दिख रही है। अभी नरमी दिख रही है। मुखिया जी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो परिस्थिति है, आपको लगता है कि बांग्लादेश का जो व्यवहार भारत के साथ जो हम कहेंगे पिछले 1-1.5 साल में इतना अच्छा नहीं रहा? शेख हसीना के टाइम तक हमारे रिश्ते अच्छे थे, उसके बाद से जिस तरह से गतिविधियां हुई हैं बॉर्डर पार से, अभी लग रहा है आपको कि एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कहीं नरमी है रिश्तों में? जी, ऐसा है धीरज जी, जब शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, जिस समय तख्ता पलट हुआ और वो वहां से जब भारत में आके उन्होंने शरण लिया अपना, तो अभी बांग्लादेश की स्थिति बड़ी अस्थिर स्थिति है। बांग्लादेश मतलब आप कह नहीं सकते, बांग्लादेश बड़ा टफ है अभी इस समय। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं तो आपका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। और अभी कुछ समय में आपने देखा है कि बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत की स्थितियां बड़ी ठीक नहीं रही हैं। नेबरहुड जो स्टेट्स हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ आपत्तियां आती रही हैं। और ये बंधु जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बड़ी खराब है। 25% था, आज हिंदू अल्पसंख्यक की आबादी घट के बहुत कम हो गई है। देखिए, बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है। भारत सरकार को उनके ऊपर ये सारा मामला जो है विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। भारत सरकार इसमें सिर्फ दबाव बना सकती है। भारत सरकार को दबाव बनाना चाहिए, अपने विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए। और जो वहां जो सरकार अभी अंतरिम सरकार जो चल रही है उसको बोलना चाहिए कि भाई हमारे अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है इस समय पे। ये जो है बांग्लादेश अभी इस समय बड़ी समस्याओं से वहां जूझ रहा है। अभी आपने कहा जैसे कि वहां चुनाव चल रहा है, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब अवामी लीग पे प्रतिबंध लगा दिया तो उनको भागीदारी करने का मौका नहीं मिला। वैसे बांग्लादेश भी लोकतांत्रिक देश है, मगर कितने लोकतंत्र का पालन हो रहा है ये कहना नहीं, मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि विदेश नीति का मामला है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत की जो सरकार है जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसको ये है कि उसमें भारत सरकार को उसके ऊपर अपना बांग्लादेश के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो इस मामले पर सख्त कदम उठाए। बांग्लादेश में भी बहुत सारी समस्याएं। इसमें मुखिया जी विषय यही है कि दबाव बनाए किस पे? अभी जो सरकार है वो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनिस की सरकार है वहां पे, और उनका कितना प्रभाव है कितना नहीं है वहां के संस्थानों पे, वो एक अलग विषय है।
तो अभी तक भारत की नीति यही रही है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा, वेट एंड वॉच, कि जो सरकार आएगी वो एक पूरी सरकार होगी और हम उससे बातचीत करेंगे। ये भारत का रुख अभी तक रहा है, जो अलग अलग मंचों से अलग अलग नेताओं और अधिकारियों ने बताया है। लेकिन अब चुनाव के बाद की क्या स्थिति रहने वाली है, मेरा प्रश्न ये है। और जो दो पक्ष, मूलतः दो पक्ष हैं, एक बीएनपी है लड़ाई में और एक है जो जमाते इस्लामी गठबंधन है, जहां पे 11 पार्टी हैं। इन दोनों पक्षों में से भारत के लिए कौन सा पक्ष है जो अच्छा रहेगा? आपका क्या आकलन है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि बांग्लादेश भी लोकतांत्रिक देश है, मगर लोकतंत्र का किस तरह से पालन हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और शेख हसीना जी की पार्टी को उसमें भागीदारी नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी दो पार्टियां हैं, एक बीएनपी का गठबंधन है जिसमें 10 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल है, एक जमात इस्लामी है जिसमें 11 दल शामिल है। अब भारत सरकार वेट एंड वॉच कर रहा है, वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। आज चुनाव, अभी वर्तमान में भी चुनाव चल रहा है, रिजल्ट आने वाले हैं। और जो खालिद जिया की जो भी प्रधानमंत्री रही है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही है, उनके साथ में भारत के रिश्ते कुछ सही नहीं रहे हैं। मतलब शेख हसीना जी से थोड़ा सा इनका न्यूट्रल टाइप का रहा है, रिश्ते थोड़े सही रहे, मगर जो खालिद जिया जो हैं उनके साथ रिश्ते नहीं रहे। देखिए, भारत सरकार वो दूसरा देश ऐसे दबाव बना सकता है। अब दबाव आप किस तरह से बनाती है तो देखना पड़ेगा। अच्छा, रही बात अंतरिम सरकार की जो भी चल रही है मोहम्मद यूनिस की, देखिए अब बड़े है कि एक सिटीजन चार्टर भी हो रहा है, उसमें एक मेमोरेंडम आ रहा है। कट्टरपंथी मतलब बहुत आगे बढ़ गया है। अल्पसंख्यक के साथ में दुर्घटना, अभी देखिए ना, वर्ष कितना 2024 से लेकर के जब तख्ता पलट हुआ उससे आज तक करीबन 60 से 65 मर्डर हो गया, हिंदू अल्पसंख्यक के मर्डर हो गया। अभी कल परसों भी एक व्यापारी को मार दिया गया, कभी परसों एक हिंदू को मार दिया गया। अब क्या कर सकते हैं उसमें? भाई दूसरा देश है, विदेश मंत्रालय के तहत है, बिल्कुल समर्थन करता हूं कि भाई वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आपको अपनी विदेश नीति उस तरह से रखनी पड़ेगी कि आप दूसरे देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा कर सकें। ठीक है। प्रकाश जी, आपने सुना कि दो पार्टियां हैं और वेट एंड वॉच आपने जो बोला, मुखिया जी भी उससे सहमत हैं कि वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि दो पक्ष हैं, दो पक्ष आएंगे, दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, उसमें से एक पक्ष जीतेगा। अभी मुखिया जी ने बताया कि जो बीएनपी है, उनकी जो पहले जो नेता रही हैं, भारत से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। और जो दूसरी तरफ जो गठबंधन है जमाते इस्लामी, वो तो जो पार्टियां वो सारी पूरी तरह से कट्टरपंथी हैं। तो आप क्या देखते हैं कि भारत को आगे की जो नीतियां बनेंगी भारत की, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार रहेगी वो उसकी मुख्य भूमिका रहेगी, कौन सी सरकार है जो भारत के लिए आप सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा फेवरेबल रहेगी? धीरज जी, ये जब मोहम्मद यूनिस जो आए थे बांग्लादेश में, तो उस समय ऐसा नहीं है कि दुनिया के लोग उनको नहीं जानता था, और लोगों को आशा ये था कि पहली बार दुनिया में सफलतापूर्वक जो है SHG, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उन्होंने लाया। और लाने के साथ साथ लत्तर स्तरीय जो आपका जो सब्जी होता है, कद्दू, घिवड़ा, इस टाइप का जो होता है, वो वहां की महिलाओं को 10-12 महिलाओं को लेकर समूह बनाया। अब पूरे के पूरे बांग्लादेश के इकोनॉमी जो है लिफ्टिंग कर दिया, माने जिसको पल्वित पुष्पित करते हुए कर दिया। तो लोगों के मन में आशा हुआ कि ये अगर एक प्रशासक के रूप में आते हैं तख्ता पलट के बाद, तो कम से कम जो है इकोनॉमी ठीक होगा। लेकिन इकोनॉमी ठीक तो क्या होना है, जैसे पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, उससे भी बुरा हालत अभी हो गया बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश का ऐसा हालत हो जाने के कारण क्या है, अब उसमें क्या है, एक तो इकोनॉमी डिप्रेशन है। केवल इकोनॉमी डिप्रेशन नहीं है, इकोनॉमी डिप्रेशन के साथ साथ क्या हुआ है कि बांग्लादेश को फुटबॉल की तरह खेल रहा है पाकिस्तान, चाइना और आपको अमेरिका। और आपको मालूम ही है कि ये जो तख्ता पलट हुआ है वो बंदरगाह के लेकर, सेना रखने के लेकर चाइना और अमेरिका के विषय को लेकर था। लेकिन भारत के जनता के नाते जो हम लोग को जो चिंतन हम लोग कर रहे हैं, और जो चिंतन का विषय है, तो चिंतन का विषय यह है कि हम लोग अभी अपने जीविका संगठन में भी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में तय किए हैं
कि भारत ही नहीं, विश्व में जहां भी सनातनी है, जहां भी हिंदू है, उन पर हमला देश की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। और ये भारत के प्रधानमंत्री को भी हम लोग देने जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, जैसे इजराइल के किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना उस देश पर हमला माना जाता है। तो ये चिंता का मूल विषय है और भारत की सरकार भी इस तरफ कदम बढ़ा रही है। इसमें हमारा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, जिसमें असम है, वहां जो घुसपैठ बहुत तेजी से हो रही है। क्योंकि क्या है, हिंदू आ रहा है तो आ सकता है, क्योंकि सीएए कानून के तहत आ सकता है, लेकिन मुसलमान आता है तो योजनाबद्ध तरीके से आ रहा है और भारत के डेमोग्राफी बदलने के तैयारी के लिए आ रहा है। ये दोनों काम हमको करना है, अपने सनातनी को वहां बचाना है और जो वहां मुल्ला कटमुल्ले आ रहे हैं तो उनको हमको रोकना है। और सबसे 10 सेकेंड और लूंगा, क्या है कि पंचर छाप मुसलमान से लेकर स्कॉलर मुसलमान, सबके अंदर जिहाद है, सबके अंदर काफिर है। और ये समस्या जो यहां से आई है, वो समस्या जो आया, तो मैं रोकना चाहूंगा। विषय प्रकाश जी वो नहीं है। विषय जो है अगर विषयांतर करेंगे तो समय निकल जाएगा और जो निष्कर्ष पे हम पहुंचना चाहते हैं वो आ नहीं पाएगा। यहाँ पर जो विषय वो बस यही है कि जो दो सरकारें, दोनों दो मेजर दो इस वक्त वहां पे गुट हैं, दोनों गुटों में से कोई एक गुट जीतेगा। उसमें से कौन सा गुट है जो हमें लग रहा है कि शायद वो दूसरे गुट से भारत के लिए बेहतर होगा। अगर बात सिर्फ कट्टरपंथी की है तो तालिबान भी एक टाइम पे उसी तरह से कट्टरपंथी माने जाते थे, मगर भारत के इस वक्त तालिबान से अच्छे संबंध हैं। मैं यहाँ पे मुखिया जी के पास आना चाहूंगा। मुखिया जी अपनी बात रखिए। धीरज जी, देखिए, बांग्लादेश भी बहुत सारी समस्याओं से इस समय जूझ रहा है। बांग्लादेश के अंदर आर्थिक संकट है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और देखिए, अमेरिका का जिक्र होता है हर जगह। अमेरिका एक सबको प्रभावित करता है। अब मैंने कहा कि देखिए, जब शेख हसीना जी का सत्ता पलट हुआ और उसके बाद में जब वहां के हालात खराब हुए, उन हालात में खराब होने पर करीबन अभी तक जो जिसको मैंने देखा है कि हिंदू जिसको अल्पसंख्यक हम लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुतायत है तो इसलिए वो ठीक है, वहाँ अल्पसंख्यक है, संख्या घट गई है, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, वो सब अल्पसंख्यक में है। मुस्लिम स्टेट है, इस्लाम है, ठीक है। हिंदू मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन मतलब हो रहा है, जगह जगह आप आएंगे कट्टरपंथी। अब जैसे बात आया जमात इस्लामी, दूसरा है बीएनपी। अरे जो शेख हसीना जी की पार्टी अवामी लीग, उसको तो भाग ही नहीं लेने दिया। आप कह रहे हो कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, भाई लोकतंत्र मजबूत है तो आप भाग लेने दीजिए ना। इन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद यूनिस जो अभी वहां पे देख रहे हैं, सेल्फ सहायता मतलब स्वयं सहायता समूह के द्वारा उन्होंने काम किया, उसके द्वारा उनको बनाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि भाई ठीक है, कुछ अच्छा करेंगे। मैं इस पर डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा कि कौन क्या कर रहा है, मगर मैंने कहा कि देखिए, जब तक आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, आपका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। आपको जीवन यापन करने के लिए आपका पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए। भारत की सीमा कई राष्ट्रों के साथ मिलती है, जिसमें नेपाल है, बर्मा है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान तक है, अलग अलग देश की सीमाएं हैं। और भारत को अपनी विदेश नीति इस समय बड़ी मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति पर बार बार सवाल उठते रहे हैं और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको इसके लिए उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं से उनसे वो संभावना है, हिंदू उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये कुछ करे, हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा है और ये कुछ करे और उनका जीवन के रक्षा के लिए कुछ काम किया जाए। मैंने कहा देखिए, आप डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दूसरे देश का मामला है। अब वो विदेश मंत्रालय का मामला, भाई विदेश नीति आपको उसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे विदेश नीति प्रभावित हो और उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनको उनके धन की, जान की, जनहानि की रक्षा को मतलब रोका जा सके। अब रहा बात, अब भाई मीडिया है, कहते हैं भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया आवाज उठाता है, मीडिया अच्छे की भी आवाज उठाता है, मीडिया बुरे की भी आवाज उठाता है। पत्रकारों की भी स्थिति वहां बुरी नहीं है। एक पत्रकार साथ थे, उनको मार दिया गया वहां पे, उनका प्रेस जला दिया गया। करीबन 17 पत्रकार हिंसा का शिकार हो गए वहां पे। तो अब आप किससे उम्मीद करिएगा भाई? वेट एंड वॉच है, चुनाव का परिणाम आएगा। अब जिनसे वो आपको उम्मीद थी उनकी पार्टी प्रतिबंधित हो गई। अब जो आएगा उसी से आपको अपने संबंध बनाने पड़ेंगे, उन्हीं से आपको
भाई ठीक है, आप 80% नहीं है, 90% नहीं है, मगर हो सकता है कि 50% आप कुछ करिए। संबंध तो सबसे आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। बांग्लादेश भी हमारी विदेश नीति का एक मूल्य अंग है जी। यहाँ पे मुखिया जी ने अपनी बात बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत साफ तरीके से रखी। मैं प्रकाश जी के पास आऊंगा, और क्योंकि समय की बाध्यता को समझते हुए मेरे को लग रहा है ये शायद अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। और प्रकाश जी, आपका ये लास्ट कमेंट रहेगा आज की डिबेट में। जैसे मुखिया जी ने कहा कि हमें वेट एंड वॉच रहेगा, आपने बोला वेट एंड वॉच पे है, और जो सरकार आएगी अभी तक, क्योंकि जो सरकार पहले रही है जिसके साथ अच्छे संबंध थे, वो तो इस बार चुनाव में ही हिस्सा नहीं ले रही है, और जो भी सरकार बनेगी उसके साथ एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी संबंध स्थापित करने के, और फिर आगे जिस तरह से चीजें चलेंगी वो समय के साथ सामने आएगा। आपका क्या सुझाव है, या आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या सुधरते हुए आपको लग रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद भी कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है? ये कुरुक्षेत्र जो बना है, ये सभ्यता के युद्ध बना है, इसमें मैं 10 सेकंड का एक प्रसंग कहकर इस भारत के तरफ मैं संकेत देना चाह रहा हूं कि एक आचार्य चाणक्य जब घनानंद पर हमला करने के बाद जो निराश हो गए कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसे ही एक बैठे हुए थे, तो एक छोटा सा बच्चा को माँ खाना दे रही थी, और वो चावल और दाल और सब्जी बहुत गर्म था, तो बच्चा क्या किया कि बीच में उंगली डाल दिया, तो उसका हाथ जल गया, रोने लगा। तो उसकी माँ कही, करे बुर्बक, तुम इतना भी नहीं समझते हो कि किनारे से खाना है। भारत को यही रणनीति अपनाना पड़ेगा। हमारा बगल के जो है म्यांमार देश है, उसको हमको सामरिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, उसको हमको इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए तैयार करना पड़ेगा, और साथ में हमको जैसे घेराबंदी जो है अभी बांग्लादेश को चाइना ने किया, पाकिस्तान ने किया, अमेरिका ने किया, हमको भी उनको इस रूप से घेराबंदी करना पड़ेगा कि वो बाध्य होकर जो है हम पर दबाव बनेगा, और उन पर जो दबाव, हमारा जो दबाव पड़ेगा, तो उसमें जो है अभी जो नरमी आई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के विदेश नीति जो है इतना बेहतर, और क्या है कि कभी कभी जब हम 10 कदम हमको छलांग लगाना है, तो हमको 20 कदम पीछे जाना पड़ेगा। और धैर्य की राजनीति जो है इस करने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें से सफल प्रधानमंत्री के रूप में गिरे हैं। इसलिए विदेश नीति भारत को समझना है, तो ये समझना है कि हमको म्यांमार को जो है सपोर्ट करना है। म्यांमार को हमें सपोर्ट करना है, घेराबंदी करनी है, और हमें इस तरह के हालात पैदा करने चाहिए कि बांग्लादेश बाध्य हो जाए रिश्ते सुधारने में। ये प्रकाश जी का मत है। यहाँ पे मैं मुखिया जी के पास आना चाहूंगा। मुखिया जी, आपका लास्ट कमेंट है, 2 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है धीरज जी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। तो उम्मीद में दुनिया कायम है। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई आज जो सरकार आएगी, चुन के आएगी, उसका भारत के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, और वो भारत के पक्ष को समझने की कोशिश करेगा, और भारत सरकार बांग्लादेश में बसे हुए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने हेतु सकारात्मक कदम उठाएगी, और वो इस मसले को प्रायोरिटी पर लेगी। आप लोगों का धन्यवाद। प्रकाश जी हाथ उठा रहे हैं। प्रकाश जी जल्दी से प्लीज। जिस मुस्तैदी से और वो केवल भारत नहीं दे रहा है, दुनिया के कई देश दे रहे हैं, और इस रणनीति पर भारत जो है केवल सहानुभूति पर विचार करेगा, तो मुझे लगता है दबाव बनेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरह के विषय पे आपको भी जोड़ते रहेंगे। ये विषय बहुत जरूरी है। इसका जैसे ही रिजल्ट आता है फिर हम लोग कोशिश करेंगे इस विषय पे जुड़ने का। नमस्कार।